जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा। कल से एक खबर चल रही थी कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब हैं, वो जनाब उन्होंने विजिट कर लिया है सऊदी अरब का। और वहाँ पे जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। वो जो एक नया शहर आबाद कर रहे हैं न्योम वहाँ पे, और पाकिस्तानी मीडिया और पूरी इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा था। गो के सऊदी अरब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि मुलाकात नहीं हुई। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की। मेरे साथ बड़ा अच्छा पैनल है आज। अब्दुल बासित साहब हैं जो कि रिसर्च फेलो हैं सिंगापुर में, और मेरे साथ मौजूद है मेजर आदिल राजा साहब जो कि स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं और इस इश्यू पे पहले भी बोलते रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू चीमा साहब। पहले बासित साहब मैं आपसे शुरू करता हूं। आपने मिडिल ईस्ट को, मुस्लिम वर्ल्ड को और ये जो इस्लामिक मूवमेंट्स हैं इनको भी कवर करते रहते हैं, और आपने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं रिसेंटली अल जजीरा में। सर, आप क्या देखते हैं? बेशक सऊदी अरब ने इसको डिनाई किया है कि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन दुनिया इसको मान नहीं रही कि मुलाकात हुई। दुनिया यही समझ रही है कि मुलाकात हुई है, क्योंकि उसके पीछे यूएई का जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मलाइज करना, और इस तरह बाकी जो अरब वर्ल्ड है वो भी इसको ऐसे देख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये जो मुलाकात है ये ट्रंप साहब जाते जाते को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर देंगे, यहाँ के अभी जारी बात है ये सिर्फ मीडिया की हद तक की चीजें हैं? देखिए, थोड़ी तमहीद का मौका दें। एक तो यह है कि मिडल ईस्ट के अंदर चीज़ें यकसर तब्दील हो गई हैं। जियोपॉलिटिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया है। यानी वो इजराइल जिसके अगेंस्ट इन सारी अरब कौमों ने जंगें लड़ी, अब वो ही अरब कौमें एक के बाद दूसरा करके इजराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रही हैं। अब जब तक ये मुलाकात की बात है, देखें, जब यूएई ने रिकॉग्नाइज किया था तो जो एक्सपर्ट कम्युनिटी है वो यही कह रही थी कि हो ही नहीं सकता कि सऊदी अरब की आशीर्वाद के बगैर मुत्तहिदा अरब अमारात ऐसा कोई काम करे। इनफैक्ट वो कहते थे मुत्तहिदा अरब अमारात की रिकॉग्निशन में सऊदी अरब की रिकॉग्निशन शामिल है। सो उनके लिए इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ कि सऊदी अरब कब इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। तो आई थिंक ये मुलाकात तो आज या कल हो जानी थी। अच्छा, इसमें कोई अचंभे की बात है नहीं। जहाँ तक कोई इंटेलिजेंस की शेयरिंग का ताल्लुक है या और मामलात में कोई बामी ताउन, एंटी ईरान ताउन का ताल्लुक है, वो तो कोवर्टली चल रहा है। और कुछ मुल्कों का तो बड़ा डी फैक्टो था, लेकिन बड़ी पब्लिक डोमेन के अंदर था। तो अब एक मुलाकात का रिकॉर्ड पे आ जाना साइकोलॉजिकली उसका बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन कोई हैरानी की बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है मुलाकात हुई है। अब कुछ चीजें पाकिस्तान के तनाजुर में मैं शुरू में कह देना चाहता हूं ताकि एक टोन सेट हो जाए। देखिए, उसमें यह है कि ये जो तनाजा इजराइल के साथ है मिडल ईस्ट का, फलस्तीन को लेके, उसकी जो बेसिक फ्रेमिंग है वो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है। वो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है। हमने उसको मुस्लिम ज्यूइश फ्रेमिंग के अंदर देखा है। पाकिस्तान ने उसको एक रिलीजियस लेंस के अंदर देखा है, एज अ मुस्लिम ज्यूइश प्रॉब्लम रादर देन एज अ मुस्लिम एज एन अरब ज्यूइश प्रॉब्लम। तो हमें अब उससे पीछा छुड़ाते छुड़ाते वक्त लग जाएगा। ये तो एक बात। जो दूसरी और आखिरी बात मैं इब्तदाइये की कहना चाहता हूं वो ये है कि हमने, जब से हमारी पाकिस्तान की क्रिएशन हुई है, हमने अपने दोस्त और दुश्मन देख के अपनी तरजीह बनाई है, ना कि अपनी तरजीह को देख के अपने दोस्त और दुश्मन का तयन किया है। दुनिया भर में अपनी तरजीहात देखते हैं और उसके हिसाब से फिर दोस्त और दुश्मन का तयन होता है। तो पाकिस्तान को अपनी तरजीहात को देखना चाहिए, और उन तरजीहात में इस वक्त मुझे ये लगता है कि इसराइल को तस्लीम करना शायद मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा स्टांस कश्मीर पे है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे है, और जो हमारी पोजीशन फलस्तीन को लेके भी है वो अपहोल्डिंग द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन या हक खुद इरादियत का है। तो हमें इसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे लिए जहां पे एक चैलेंज है जिसकी चीमा साहब आपने बात की, साथ ही एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि ये अरब मुस्लिम मुल्क
अब उस चीज से हटते जा रहे हैं जिन पे ये साला साल तारीख में खड़े रहे हैं। तो वो एक गैप आएगा और उस गैप के अंदर भी तो किसी को खड़ा होना है। तो जहां पे ये एक चैलेंज है हमारे लिए कि जिसपे हमारे पे प्रेशर आएगा, साथ ही एक अपॉर्चुनिटी भी है जिसके अंदर हम अपनी पोजीशन को अप होल्ड कर सकते हैं। जहां तक प्रेशर की बात है कि प्रेशर तारीख में हमारे पे कब प्रेशर नहीं आया? 9/11 के वक्त प्रेशर नहीं आया? जब हमने न्यूक्लियर धमाके किए क्या तब प्रेशर नहीं आया था? अफगान पीस प्रोसेस पे क्या हमारे पे प्रेशर नहीं आया? हमारे पे हिस्ट्री में कब प्रेशर नहीं आया? तो आई थिंक इतना बड़ा प्रेशर पॉइंट नहीं होगा, इसके अंदर हमें अच्छी डिप्लोमेसी की जरूरत होगी। जी बिल्कुल सही है, बड़ा अच्छा आपने इब्तिदाइया दिया अब्दुल बासित साहब। मेजर साहब, आप भी बड़े डिटेल से इसको देखते रहते हैं और सोशल मीडिया पे आपके कमेंट्स भी और ट्विटर पे भी आपने अपना जो व्यू दिया है, आप क्या देखते हैं मेजर साहब के? क्योंकि आपका एक स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड है, आर्मी में रहे हैं आप, और आपको पता है कि फोर्सेस में क्या माइंडसेट है, सोसाइटी को भी बड़े अच्छे समझते हैं। तो आप क्या समझते हैं ये जो सऊदी अरब की जो क्राउन प्रिंस की मुलाकात हुई है, ये, और जो इसको अगर मैं इस तनाजुर में ले जाऊं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमें बड़ा प्रेशर है तो जी इसराइल को एक्सेप्ट करने के हवाले से, तो हाउ डू यू सी दिस एंटायर सिनेरियो सर? देखें चीमा साहब, जो मैं शुरू करूंगा, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो लेटेस्ट विजिट था जिसमें DGISI जनरल फैज हमीद भी उनके साथ गए, और वापसी पे उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, खासकर हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया से, कि जी वो मोहम्मद बिन सलमान से जो है क्राउन प्रिंस से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और उसके ऊपर जो मैंने जवाब दिया और नैरेटिव प्रेजेंट किया, जो कि उसकी वैलिडेशन अब ये हुई है, जो ये रीसेंट मुलाकात है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं सऊदी अरब में, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर आए और इजराइल के अखबारों ने उसको रिपोर्ट किया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रिपोर्ट किया। तो ये देखिए चीमा साहब, ये उस बात की वैलिडेशन है जो मैंने कहा था कि हमारे आर्मी चीफ और DGISI को ये कहा गया कि आप ये कमिट करें कि इजराइल को आप एक्सेप्ट करेंगे, और तब आपकी मुलाकात जो है वो मोहम्मद बिन सलमान से कराई जाएगी, और जो भी उसकी PR जो पब्लिक रिलेशनिंग का जो इमेज है, वो जाहिर बात है उसकी एक वैल्यू होती है जिसकी कीमत अदा करनी पड़ी पाकिस्तान को। वापस जाके आर्मी चीफ ने मुलाकात नहीं की, जिसकी वजह से तो उन्होंने कमिट नहीं किया, क्योंकि वो कमिट कर नहीं सकते थे। वो कमिट इसलिए नहीं कर सकते थे कि देखें चीमा साहब, यहाँ पे जो पॉपुलर सेंटिमेंट है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। देखें, हमें एक एक नेशनल इंटरेस्ट एक अलग चीज है, पॉपुलर सेंटिमेंट अलग चीज है, और जो डेमोक्रेसी है वो पॉपुलर सेंटिमेंट के ऊपर चलती है, पॉपुलिज्म के ऊपर चलती है। इस तरह ही अब मिसाल मैं आपको हिंदुस्तान की दूंगा कि हिंदुस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो तो ये है कि पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हों और पाकिस्तान से उनकी दोस्ती हो, ताकि उनको अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की एक्सेस मिले, ताकि उनके बिजनेस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो जाहिरी बात है, अगर हमारे साथ उनके नॉर्मल रिलेशंस होंगे जो एक वक्त में उन्होंने करने की कोशिश की थी, तो इंडिया को उसका ज्यादा फायदा होता है। नेशनल इंटरेस्ट इंडिया के अंदर है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन क्योंकि पॉपुलर सेंटिमेंट के अगेंस्ट है और क्योंकि एंटी पाकिस्तान जो रेटरिक है उसके ऊपर पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात की वजह से बीजेपी हुकूमत का एक बहुत बड़ा जो वजह है बीजेपी हुकूमत की हिंदुस्तान में मुसलसल दूसरी दफा हुकूमत बनाने की, वो पाकिस्तान की मुखालफत है। और पाकिस्तानी मुखालफत में जो बयानात हैं, एंटी पाकिस्तान हेट्रेड, रेटरिक और सेंटिमेंट है, तो एक पॉपुलर सेंटिमेंट है और पॉपुलर सेंटिमेंट क्लैश कर रहा है नेशनल इंटरेस्ट से। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर कमर चीमा साहब आप ही के प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी डिटेल बात हुई थी, जिसके ऊपर मुझे बड़ी बातें सुननी पड़ी। जनरल अमजद शुएब हमारे प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सीनियर तजरियाकार हैं, उन्होंने भी ये बात की थी कि अगर आप इसराइल के साथ ताल्लुकात रखेंगे तो पाकिस्तान को इसका फायदा इस बना पे होगा कि हिंदुस्तान जो इसराइल को इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसराइल का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिका के ऊपर, और हिंदुस्तान इस लेवरेज को जो यूज करता है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो ईरान के साथ तो नहीं है ना, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो तुर्की के साथ है, चाइना के साथ है। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो सऊदी अरब और UAE के साथ रही है हमेशा से, और उन लोगों ने इसराइल को कबूल कर लिया है, हम नहीं कर रहे। लेकिन मैं
क्योंकि ये फैसला जो नेशनल लेवल पे पॉपुलर सेंटिमेंट को सामने रखते हुए किया गया, मैं क्योंकि एक देखें अमीर का फैसला हो चुका है और अमीर हमारा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, तो जो ये अभी हमारा नेशनल इंटरेस्ट, बिल्कुल मैं अब्दुल बासत साहब की बात से सहमत हूं, मैं एग्री करूंगा कि जो इन्होंने बात की कि इस वक्त हमारे इंटरेस्ट में इसराइल को तस्लीम करना नहीं है, क्योंकि ये फैसला हो चुका है, इसलिए हम पीछे नहीं हट सकते। ये अलग बात है कि हमें इसका फायदा हो गया, नुकसान होगा, दरअसल हमें इसका नुकसान ही होगा, क्योंकि यूएई ने ऑलरेडी हमारे वीजास जो हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाना शुरू कर दी हैं। पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में यूएई से हमें फोन आए, रिपोर्ट्स मिली कि जी इवन दुबई से अबू धाबी जाते हुए भी उनको तंग किया जा रहा है, पाकिस्तानियों के खिलाफ महाज आराई की जा रही है, और हमारा एक बहुत बड़ा रेमिटेंस का हिस्सा जो है, नौकरियां जो हैं गल्फ कंट्रीज में है, वो खतरे में है। तो ये मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये एक नई स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हो रही है, नई सफबंदी हो रही है पूरे रीजन के अंदर, क्योंकि ये अभी हमने चाइना के साथ जाना है, हमारी डायरेक्शन चाइना के साथ है, तो उस सिलसिले में भी एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है। गल्फ में सिर्फ कतर और तुर्की हमारे साथ है, और इसी तरह जो है सऊदी अरब और यूएई अमेरिकन कैंप के अंदर है, हम चाइनीज कैंप के अंदर हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट जो हो रही है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा अहम तब्दीलियां आएंगी ये नई सफबंदी के अंदर जो है। मैंने इसीलिए मशवरा दिया अपने दोस्तों को, कल ट्विटर के ऊपर आप जिक्र कर रहे हैं कि जो गल्फ कंट्रीज में जो इसराइल के साथ जिनके ताल्लुकात हैं, उन लोगों को मशवरा मैंने ये दिया कि वो सोचना शुरू करें कि उन्होंने पाकिस्तान वापस आना है या किसी और मुल्क में जाना है। जी बिल्कुल सही है, चले ये भी सही है। मैं सब अब्दुल बासित साहब, आपने बात की, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रेशर पॉइंट्स आए, बड़े प्रेशर आए पाकिस्तान के ऊपर। आप क्या समझते हैं एज ए रिसर्चर, आप क्योंकि आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, आप पाकिस्तान की ऑडियंस को अगर बताएंगे, क्योंकि ये मेरे फेसबुक पे और यूट्यूब पर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा देखेंगे, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान को इसराइल को एक्सेप्ट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? जैसे कि मेजर साहब भी बात कर रहे हैं, तो या अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? अगर थोड़ा सा इसको मोटे लफ्जों में अगर बताएं तो। जी सर। देखिए, मैंने जैसे पहले इब्तदाइये में कह दिया था कि जो इशू फ्रेम हुआ है हिस्टोरिकली हमारी तरफ, वो ये था कि हम चूंकि एक नया मुसलमान मुल्क थे आउटसाइड ऑफ द मिडल ईस्ट, हम बहुत बड़ा मुस्लिम मुल्क थे, जब बशमूल जो करंट डे बांग्लादेश है बड़ा मुस्लिम मुल्क थे, तो हम अपने आप को एज एक वन पिलर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड अपने आप को हमने खड़ा करना था। तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा देखते थे मिडल ईस्ट की तरफ, जिसमें बिरादराना ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ वगैरह, वो हमारे दरीना थे। ठीक है, तो अब वो जो हमारी क्वेस्ट थी टू बिकम अ ब्लॉक ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड आउटसाइड द मिडल ईस्ट, उसके अंदर हमने इसराइल से अपने ताल्लुकात को बड़े रिलीजियस लेंस के अंदर फ्रेम कर दिया। अब हमें चाहिए ये कि हम ग्रेजुअली, जैसे मेजर साहब ने बात की कि जो राय आमा है, पॉपुलर सेंटीमेंट है, वो होस्टाइल है, तो ग्रेजुअली हमने उसको एक इमोशनल से रैशनल सेंटीमेंट की तरफ लेके जाना है। यानी इस डिबेट को हमने खोलना है पब्लिक के आगे, और इस पे एक डिस्पैशनेट डिबेट होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, हमें उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को बिल्कुल थ्रेड बेयर जो है वो पब्लिक स्पेस में डिबेट कर लेना चाहिए कि जी ये हमें फायदा होगा, ये हमें नुकसान होगा। तो इन नेट जो कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलस है, उसमें ये नेट रिजल्ट है कि अगर कर लें तो ये फायदे लेंगे, ना करें तो ये नुकसान लेंगे। ये मेरा ख्याल है इसके अंदर जो ओपिनियन मेकिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अंदर थिंक टैंक्स का रोल आ जाता है कि इसके ऊपर इंटरनल डिबेट हो। ये डिबेट जो है सोसाइटी के हर लेवल के अंदर होनी चाहिए। इसको फैसिलिटेट करने में मीडिया का किरदार हो सकता है, इंटेलिजेंशिया का इसमें बड़ा किरदार होगा। तो सोशल मीडिया ऑफ कोर्स उसके अंदर डिबेट ऑलरेडी शुरू है। सो अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो बड़े तवातुर के साथ छोटे छोटे पैचेस के अंदर इस तरह की डिबेट हुई है, और उस डिबेट ने एटलीस्ट इसको ये इशू एक टैबू नहीं रहा। मतलब मेरा ख्याल है ये बड़ी अचीवमेंट है कि पहले अगर इस पे कोई बात भी करता था तो उस पे किस अजीब किस्म के एक इल्जामात की बुछाड़ हो जाती थी, फलां का एजेंट है, फलां का एजेंट है, इस तरह की लेबलिंग होती थी। एटलीस्ट अब वो नहीं हो रहा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक जो है वो आइस मेल्टिंग तो हो गई है, अब उसको सस्टेन करना है।
लेकिन जैसे मैंने दोबारा कहा, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, के करंटली जो हमारी कश्मीर पॉलिसी है जिसके अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द सेंट्रल पिलर, कीपिंग दैट इन व्यू, सेम व्यू हमारा जो है वो पैलेस्टाइन के ऊपर है। तो इस करंट एटमॉस्फेयर के अंदर शायद ये पॉसिबल ना हो। हाँ, अगर फलस्तीनियों को कोई जेन्युइन रिलीफ मिलता है, कोई इजराइल ऐसे इकदाम उठाता है एज अ प्री कंडीशन जिसमें फलस्तीन का जो दो रियासती हल है उसकी तरफ कोई कदम लेता है, तो फिर एक कंडीशनल कंसेंट दिया जा सकता है, एंड देन सब्जेक्ट टू फर्दर इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस ऑन दैट फिर हम देख सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है और रहेगा वो ये है कि जब तक सऊदी अरब जो हमारा बड़ा मुस्लिम ब्रदर भाई है वो जब तक नहीं करता, हम नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ देखेगा, जब तक सऊदी अरब नहीं करता इसमें हमारा एक क्वेश्चन रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन शायद बहुत जल्द हमें अवेलेबल ना हो, इसलिए हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे अपनी प्रेपरेशन थोड़ी और तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो खुफिया मुलाकात हुई है शायद आपको एक दिन पता चले कि ये अब ऑन रिकॉर्ड कोई रिकॉग्निशन की तरफ मामला जा रहा है। तो अगर ऐसा हो गया तो शायद फिर पाकिस्तान को वो सऊदी अरब के पीछे छुपने का जो क्वेश्चन मौजूद है वो क्वेश्चन शायद पाकिस्तान के पास मौजूद ना रहे। इससे एक और बात काफी वाज़ेह हो जाती है कि जो ईरानी वजीर खारजा जावेद जरीफ साहब का पाकिस्तान विजिट था वो मेरा ख्याल है इसी तनाजुर में था। इन लोगों को शायद कुछ पता था कि इस तरह का कुछ होने जा रहा है, तो उन्होंने भी यहाँ मुलाकात कर लिया। आखिरी बात जो कहता हूँ कि जो ईरान और चाइना डील थी, ईरान चाइना डील, अब जो बाइडन के आने की वजह से अगर JCPOA को वो दोबारा जो बाइडन रिवाइव करते हैं तो ईरान से पाबंदियां उठ जाएंगी, और फिर चाइना जितनी बड़ी डील के साथ आया है हम अगर उसके अंदर शामिल रहते हैं तो आप ये देखें कि हमारा पूरा वेस्टर्न फ्लैंक जो है, ईरान, बलोचिस्तान और अफगानिस्तान में अमन आ जाता है, तो ये पूरा वेस्टर्न फ्लैंक हमारा एक तरह से महफूज हो जाता है। और उसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स होगी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वो जियो इकोनॉमी होएगी, नॉट जियो पॉलिटिक्स। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी और इसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा जब भी ये डिबेट हो कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, रैशनल थिंकिंग की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा वो जो रिलीजियस लेंस से थोड़ा आगे निकल के चीजों को सोचना पड़ेगा। अब मेजर साहब, ये जो अपना बासित साहब ने भी बात की है, कल मैं देख रहा था कि और थोड़ा सोशल मीडिया पे चला भी है कि जो मुबशर लुकमान, हाँ जी, और कामरान खान है, ये दोनों इनको समझा जाता है जी प्रो गवर्नमेंट साफी हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा जो प्रो गवर्नमेंट साफी हैं और वो यही बात कर रहे थे, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की है, जैसे बासित साहब भी कह रहे हैं कि डिफरेंट लेवल्स पे ये बात करनी होगी। ये आप क्या समझते हैं, ये ना हो कि वो जो सऊदी अरब वाला क्वेश्चन बासित साहब डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमारे पास ना रहे और हम अकेले रह जाएं और सारी दुनिया जो है वो सऊदी अरब को, उसको, इसराइल को रिकॉग्नाइज कर ले। तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? देखें चीमा साहब, जो बासित साहब बात कर रहे हैं बड़ी लॉजिकल बातचीत कर रहे हैं, बड़ी प्रैग्मेटिक बातचीत कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पॉपुलर सेंटिमेंट जो है, राय आमा, वो लॉजिकल नहीं है, वो प्रैग्मेटिक नहीं है, वो जज्बाती है, वो जज्बात के ऊपर है। और मुबशर लुकमान साहब ने जो इसराइल के टीवी को इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मेरे सर्विंग, आपको पता है मेरे कोर्समेट सारे सर्विंग हैं, मैं वॉर वुंडेड ऑफिसर था इसलिए वॉलंटियरली रिटायरमेंट लेके जरा पहले आ गया हूं, तो मेरे कोर्समेट सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं। मेरे 3 मुख्तलिफ कोर्समेट्स ने जो लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं इस वक्त GHQ में इत्तेफाक से तीनों पोस्टेड है, अलग-अलग, क्योंकि मैं मीडिया के ऊपर आजकल काफी आ रहा हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको समझाओ यार। मैंने कहा क्या समझाऊं इसको? उन्होंने कहा मुबशर लुकमान को समझाओ। उन्होंने मुझसे वीडियो शेयर किया और उन्होंने कहा कि इसको समझाओ यार, इस तरह की बातें मत करे। मैंने कहा अच्छा किसका नाम लेके समझाऊं? उसने कहा कि फौज का नाम लेके समझाओ। मैं कहा नहीं, फौज का नाम मैं लेके नहीं कह सकता। इंडिविजुअल आपकी ये परसेप्शन जरूर हो सकती है, लेकिन आप फौज की जब बात करते हैं तो उनकी एक लॉजिकल थिंकिंग है, उसके पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। उसके बाद वो समझ गए, चुप कर गए बिल्कुल। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात करने की जरूरत नहीं है। बताने का मकसद ये है कि पॉपुलर सेंटिमेंट जो है, वो जो अब्दुल बासित साहब ने बात की कि आइस मेल्ट हुई है, नहीं सर, आइस मेल्ट नहीं हुई। आइस मेल्ट नहीं हुई। कैसे आइस मेल्ट हुई है? आपने मीनारे पाकिस्तान पे मौलाना खादम रिजवी का जनाजा देखा?
उनकी बातचीत आपको पता है, उनका स्कूल ऑफ थॉट इस बारे में क्या है? तो सर ये आइस मेल्ट नहीं हुई है, पॉपुलर सेंटिमेंट जज्बात के ऊपर बेस करता है। हम लोग हैं ही जज्बाती लोग सारे के सारे, खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर। मुसलमान ओवरऑल जरूर होंगे, लेकिन अरबी जरा जरूरत से ज्यादा उसमें पॉपुलर नहीं उसमें जज्बात में नहीं पड़ते, क्योंकि टिड्डू रज्जे ने ना पैसा आया हुआ है बहुत ज्यादा, तो उनको ये वो जब पैसा बहुत ज्यादा आ जाए, दुनिया बंदा देख ले, तो जाहिर बात है बंदे का ज़हन खुल जाता है, फिर वो जो है प्रेगमेटिकली और लॉजिकली सोचने लग जाता है, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। लेकिन सर 95% लोग जो हैं, 95% पॉपुलेशन जो है, उनके पास तो ना इतना पैसा है, ना इतनी समझ बूझ है, उन्होंने ना दुनिया देखी है, ना उनको दुनिया की समझ है कि किस तरह दुनिया चलती है। वो जज्बात से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, तो उसके अंदर कोई आइस मेल्ट नहीं हुई सर। लोग इस वक्त सऊदी अरेबिया को डिच करने के लिए तैयार हैं, यूएई को डिच करने के लिए तैयार हैं, छोड़ के आने के लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को ये नई जो सफबंदी हो रही है, उसके अंदर ये लोगों को ये बात सोचनी होगी, देखनी होगी कि उन्होंने आगे किधर जाना है। मजदूर तबके की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूं, और ये बात आप लोगों को समझनी होगी जनाब कि ये जो रेमिटेंस का शॉर्टफॉल आएगा, लोगों ने ये भी इसके ऊपर सोचा है, और इस बात के ऊपर काफी मैं आपको बताता चलूं कि काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है इसके ऊपर। जो हमारे थिंक टैंक्स इस वक्त जो एक्चुअली मैटर करते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट ने इस पे काफी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि ये बनेगा क्या, क्योंकि अगर तो उनकी इसको लेके जाने के ऊपर, इस पे बहस करके जहन बदलने की कोशिश, जो कि जिसका कोई फायदा नहीं है करने के लिए, ये कोशिश करके भी पॉपुलर सेंटिमेंट आपके अगेंस्ट होगा, आपको यहूदी एजेंट का ठप्पा लग जाएगा, तो जरूरत क्या पड़ी है फिर ये बात करने की? सोच ये है, वो कहते हैं ठीक है ये बात करने की अभी जरूरत ही नहीं है, ये रीअलाइनमेंट होगी, और जब ये रेमिटेंस का जो शॉर्टफॉल आएगा, क्योंकि ये मैन पावर हमारी ठीक ठाक वापस आएगी, या कहीं और हम कतर में कहीं एडजस्ट करेंगे, ठीक है, चाइना के साथ, तो असल में जो आपकी ये रेमिटेंस का शॉर्टफॉल है, और ये जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे थे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स ये ना जी पैसे की चीज है, और हमें क्या दे रहा है गल्फ, वहां पे हमें उस डेजर्ट से क्या मिल रहा है? तो ये शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए, ये जो स्पेस लूज करेंगी गल्फ कंट्रीज, उस स्पेस को फिल करने के लिए चाइना को मजीद स्पेस मिलेगी। इसीलिए हमारा जो ये इस वक्त पार्टनरशिप है, दोस्ती है, वो अलायंस की तरफ जा रही है। और अलायंस जब होता है तो फिर डिफेंस और सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हर चीज के अंदर जो अलायंस में लोग होते, मुल्क होते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इसलिए जो स्पेस हमारी सो कॉल्ड बराबर मुल्क लूज करेंगे, क्योंकि पॉपुलर सेंटिमेंट सर इसके अगेंस्ट है, आप माने, और पॉपुलर सेंटिमेंट पे के ऊपर सोचा जा रहा है, तो वो फिर चाइना गेन करेगा और चाइना आगे आएगा। किसका फायदा है, किसका नुकसान है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सोच बहरहाल यहाँ पे ये चल रही है। जी एक बात ऐड करना चाहता हूँ चीमा साहब, आपकी इजाजत से। देखिए लेवल्स होते हैं ना, पॉलिसी डिस्कोर्स के डिफरेंट लेवल्स पे पॉलिसी का डिस्कोर्स चलता है। एक वो लेवल है जो बड़ा टॉप लेवल है, जिसकी मेजर साहब ने जिक्र किया। वहां पे आपने एक टोन सेट करनी होती है कि हमारी पोजीशन है क्या, वो आर्टिकुलेट करते हैं आप। जब आप उस पोजीशन को आर्टिकुलेट कर देते हैं, तो फिर उसको आप स्ट्रेटजीज के थ्रू ऑपरेशनलाइज करते हैं कि हमने क्या करना है। फिर उसका मिड टीयर का लेवल है, जहाँ पे आपके थिंक टैंक आते हैं, ओपिनियन मेकर्स आते हैं, आपकी इंटेलिजेंसिया आती है, आपकी एकेडमिया आ जाती है, ये लोग आते हैं जो उसमें ओपिनियन मेकिंग करते रहते हैं। और फिर वो नीचे का लेवल है जिसपे इमोशनल एक सेंटीमेंट है, जो मेजर साहब ने जिक्र किया, और इन्होंने मुझे करेक्ट भी किया कि अभी लोग इस चीज को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है जी कि ये डिबेट आप सस्टेन करें, इस डिबेट को आप सस्टेन करके एग्जॉस्ट करें, और इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली आप जो है वो एक जो आपकी कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलस है, आप उसको लाते रहें, बार बार लाते रहें। जो बार बार जिक्र रेमिटेंसेस का, स्पेस का मेजर साहब कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये है कंटूर्स आपके पॉलिसी डिस्कोर्स के जो होने चाहिए, रादर देन के उसके आप बड़े जो है वो रिलीजियस कलर के अंदर इस डिबेट को ले जाएं। ये भी देखने की जरूरत होगी कि आप देखें कि जो रिकॉग्निशन है अरब मुल्कों की तरफ, ये उनकी ताकत का नहीं, उनकी कमजोरी का मुजाहिरा है। बिल्कुल बड़ा बड़ा क्लियर सी बात है। तो वो उस तरह की वो बात रही नहीं। जहां रेमिटेंसेस लूज करने की बात होगी, उसमें अगर इजराइल एक फैक्टर होगा, तो उससे बड़ा फैक्टर यह है कि अब अरब ममालिक की इकोनॉमीज जो है उस तरह की नहीं रही जिस तरह की उनका एक वो ऑयल बूम था, वो ग्रेजुअली अब उससे हट रहे हैं। ठीक है जी। तो अब जब पावर का तवाजुन जो है वो अरब मुल्कों से निकल रहा है, तो जाएगा किस तरफ? आप ये भी देखें किस तरफ जा रहा है।
तुर्की क्यों इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया मिडिल ईस्ट में, लिबिया के अंदर तुर्की की पोजीशन क्यों बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सीरिया के अंदर क्यों सुबकी हुई इन अरब ममालिक को, या यमन के अंदर जो है, यमन इजाजत दे मुझे ये बात कहने की, यमन जो है वो सऊदी अरब का वियतनाम साबित हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इन सारी चीजों को दिमाग में आपको रखना होगा। और इसराइल की क्यों इन्हें जरूरत पड़ी, क्योंकि अब ईरान से इन अरब ममालिक को वो खतरा महसूस होता है। अब अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज के ऊपर इनकी वो ट्रस्ट की लेवल नहीं रही जो पहले होती थी, और सऊदी अरब को देख लिया अरब मुल्कों ने। मुत्तहिदा अरब अमारात क्यों गया इसराइल की तरफ, क्योंकि उन्हें सऊदी अरब की सिक्योरिटी गारंटीज की जो है वो उसके अंदर ट्रस्ट नहीं था। तो ये एक इनके अंदर, हालांकि ये उसको तस्लीम कर रहे हैं, ये भी देखें कि अरब मुल्कों की अपनी यूनिटी तितर बितर है, ये वो गल्फ की वो नहीं है, इनमें वो यूनिटी नहीं रही। अब सऊदी अरब आज कहता है कि मैं कतर से दोबारा अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता हूँ। कल एक दो दिन पहले ही सऊदी फरमा रवा और मेरा ख्याल है तैयब उर्दगान जो तुर्की के प्रेसिडेंट है उनके दरमियान भी राब्ता हुआ जिसमें ताल्लुकात बेहतर बनाने की जरूरत हुई। तो ये चीजें भी आप दिमाग में रखें कि ये क्यों हो रहा है, ये सब का क्या मतलब है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा आइडियल पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन आई थिंक हमारी स्पेस ज्यादा खुल जाएगी। उस स्पेस के अंदर हमें थोड़ा सा मिडल ईस्ट से हटके जो हमारी नई अलाइनमेंट का जिक्र मेजर साहब कर रहे हैं, उसके अंदर जो है हमें अब जियो इकोनॉमी के ऊपर खेलना चाहिए, क्योंकि हमने भी काफी जंगें लड़ ली हैं जी। जब से हमारी क्रिएशन हुई है बड़ी जियो पॉलिटिक्स हमने की है, अब थोड़ा सा जियो इकोनॉमी कर ले, थोड़ी अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड कर ले तो फिर बड़ा टाइम होगा जी। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूं, और वो सवाल बेसिकली सोसाइटी से लिंक है। जो रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान में, देखें यहाँ इस जो सऊदी एम्बेसडर है, सुनने में मुझे आया है कि जब ये इसराइल ने और यूएई के नॉर्मलाइज हुए हैं रिलेशन, तो उन्होंने डिफरेंट उलमा से मुलाकातें की हैं पाकिस्तान में, और अपनी एम्बेसी में मुलाकातें की और बताया उनकी पोजीशन क्या है या वो क्या समझते हैं। सो बेसिकली वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बेसिकली क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे जो उलमा है वो किसी ना किसी तरीके से नजरियाती तौर पर लिंक है, तो एक ये चीज होगी। देखिए बासित साहब बार बार बात कर रहे हैं कि डिफरेंट लेयर्स में बात करनी है, सोसाइटी के साथ लिंक करना है इस इशू के ऊपर। मैं आप दोनों से ये बात पूछना चाहता हूं। देखिए कोई पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना अनपॉपुलर फैसला नहीं करना चाहता। पहली बात है अवाम को तो छोड़ें। इमरान खान साहब दिन के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान पूरी जिंदगी ये कहते रहे ये जूइश एजेंडा है, ये जूइश लॉबी है। आज अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते उसकी, उन्होंने कहना लो जी असि तो तुहानू पहले क्या इसके बंद ही होना था, तो ये तो गेम कर गया हमारे साथ। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये है कि एस्टैब्लिशमेंट भी सोच रही है कि उसको भी बहुत सारी रैशनल चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट, मजहबी तबके जो हैं वो सारी बात है आज जुलूस निकाल के फैजाबाद आके बैठ जाए, कहीं और बैठ जाए तो सारी टुस हो जानी है आपकी फॉरेन पॉलिसी। तो मतलब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड मेजर साहब, यहाँ पे चीजों को लेके कैसे चलेंगे? ये जो बासित साहब बात कर रहे थे ना, आइस मेल्ट हुई है, मेरा ख्याल है वो ये कह रहे थे कि ये जो पॉलिसी लेवल पे बात होना शुरू हो गई है, टीवी स्टेशन में बात होना शुरू हो गई है। हम आज बात कर रहे हैं, कभी तो हम बात भी नहीं किया करते थे, ये हमारा टॉपिक भी नहीं होता था, हमारा टॉपिक तो और होते थे। तो मेरा ख्याल है उसको ये लेके कैसे चलना है और पब्लिक से कैसे कांटेक्ट करना है। और देखा इसमें आप क्योंकि मेरे साथ फौजी हैं तो आपसे ये कहूंगा, जिस तरह ISPR वो कि उनका टॉपिक नहीं है, ये स्टेट का फैसला होगा, हुकूमत ने फैसला करना है, लेकिन वो सोसाइटी तक आउटरीच करते हैं डिफरेंट तरीकों से। ये कैसे हो सकता है? इसमें जरा काइंडली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। देखें चीमा साहब, इसमें दो बहुत बड़ी डायकोटमीज हैं, दो तजाद हैं, बहुत बड़े तजाद हैं जिनके ऊपर बात करना जरूरी है। पहले जो डायकोटमी, पहला तजाद ये है कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जिनके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये मोनार्कीज हैं, ये बादशाहत हैं, और हम लोग जो हैं, हम लोग डेमोक्रेसी हैं। चाहे इस्टेब्लिशमेंट का रूल ही क्यों ना हो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री रूल भी जब भी पाकिस्तान के अंदर रहा है तो पब्लिक सेंटिमेंट को एक बहुत बड़ी अहमियत दी गई है। पब्लिक सेंटिमेंट को बनाना और बिगाड़ने के ऊपर खास तवज्जो दी जाती है, और अब तो खास तौर पे पिछले 13-14 साल से डेमोक्रेसी है और एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है पाकिस्तानी के किसी भी सूरत में डेमोक्रेसी के साथ छेड़खानी मतलब नहीं करनी, मार्शल लॉ का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि
पिछली जो मिस्टेक्स हैं माजी की उनसे सबक सीखा है, और ये अब जो आगे जो आने वाली स्टैब्लिशमेंट आज से 20-30 साल बाद भी जिन्होंने जनरल्स बनना है, मैं उनकी सोच भी आपको बता रहा हूं कि उनको पहले दिन से ये सोच डेवलप उनके अंदर की जा रही है। उनकी डिस्कशंस के अंदर ये बात होती है कि हमने क्या फायदा हासिल किया इन मार्शल लॉज और इस ऑटोक्रेसी से और डिक्टेटरशिप से, हमें नुकसान पहुंचा है। इसलिए ये अभी डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर रहनी है, और हमारा ये पहला तजाद ये है कि गल्फ कंट्रीज तो एक बादशाह ने फैसला कर दिया, और उसका भी बिल्कुल अब्दुल बासित साहब ने ठीक बात की कि उनकी इनसिक्योरिटीज हैं जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया, कमजोर हैं वो लोग इसलिए उन्होंने फैसला किया, उनकी अपनी फौजें लड़ने के काबिल ही नहीं है, उनकी जंगें पाकिस्तानी जाके लड़ते रहे हैं और अभी उनको फौजी चाहिए। तो इसलिए ये उन लोगों को बहुत खौफ है, उनकी तो प्रोटेक्शन के लिए अमेरिकन कंपनियां और पाकिस्तानी एसएसजी के कमांडो ना हो, जिनके बारे में सुनने में आ रहा है कि अब ये कहते हैं कि हम इजराइलीज को लेके आएंगे अगर पाकिस्तानी यहाँ से चले गए तो, या इंडियंस को लेके आएंगे, और जिसकी वजह से ठीक है वो बादशाह जरूर है, लेकिन हाउस ऑफ सऊद के अलावा भी सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है जो बड़ी शिद्दत के साथ नफरत करती है इजराइल से, और उनकी जो फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म बर्बियत है उनके ऊपर इंटरनल इंस्टेबिलिटी वहां पे भी आएगी, ये मैं आपको बताता चलूं। दूसरा जो तजाद है, दूसरी डायकोटमी ये है कि ये जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हो रही है, और उस स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट नई सफबंदी हो रही है जिसकी तहत हम चाइना के साथ जाके, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुल के कह दिया कि हमारा मुस्तकबिल चाइना के साथ है, हम चाइना के साथ खड़े हो रहे हैं, तुर्की हमारे साथ खड़ा है, गल्फ में अगर कोई खड़ा है तो कतर हमारे साथ खड़ा है। तो ये आपको देखना होगा कि आपके मेन जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो चाइना और तुर्की है, और दूसरा तजाद यहाँ पे ये है कि दोनों मुल्क इजराइल को तस्लीम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तजाद है, इस वजह से ये गुफ्तगू होना बहुत जरूरी है और ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी है कि आज नहीं तो कल आगे चल के, ठीक है हमारे जज्बात और पॉपुलर सेंटिमेंट बहुत जल्दी चेंज नहीं होंगे, इतनी जल्दी तो यकीनी तौर पे नहीं होंगे कि ये स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट को रोक सके, तो ये इस तरफ तो चीजें चल पड़ी हैं क्योंकि इसके अंदर ग्रेटर जो सुपर पावर राइवलरी चल रही है चाइना और अमेरिका की, उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। जाहिर बात है गल्फ कंट्रीज अमेरिका के साथ खड़ी हुई हैं और हम चाइना के साथ खड़े हुए हैं, तो हमारे कैंप्स तो ऑलरेडी जो हैं वो डिफरेंट हो चुके हैं। हमारा रिश्ता अगर जो इस वक्त है गल्फ कंट्रीज से, तो वो सरजमीन हज्जाज से जो जज्बाती रिश्ता है वो तो मौजूद है ना जी, वो एक रिश्ता हमारा जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार है जिसको निकाल के अगर तो हिंदुस्तान की मैन पावर से और हिंदुस्तान की जो सपोर्ट है उसकी वजह से पाकिस्तानियों को वहां से निकाला जा सकता, तो कब का निकाला जा चुका होता। ये कोई इतना आसान काम जो है हाउस ऑफ सऊद के लिए भी नहीं है करना। ये अपने आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, लेकिन क्योंकि वहां पे हालात इस किस्म के बनते नजर आ रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल में जनवरी तक तो अभी ये स्टेलमेट रहेगा। देखेंगे कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की क्या पॉलिसी रहती है, उसके बाद आगे जाएंगे। और अगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खत्म करने के ऊपर राजी हो जाते हैं, जिसका जिक्र किया अभी अब्दुल बासित साहब ने, तो कोई वजह नहीं है कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर देगा, और उस वक्त ये जो हमारा क्वेश्चन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो भी चला जाएगा। तो ये चीजें देखते हुए हमें स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट के बारे में, नई सफबंदी के बारे में सीरियसली अभी सोचना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि अभी आप नौकरियां पाकिस्तान कतर में बात करें या कहीं दाएं बाएं बात करें, ये अभी हमारे हालात वहां पे बहुत बड़ी एक इसमें चेंजेस आने लगी है, और इसका पॉलिटिकल फॉल आउट जो है वो इमरान खान गवर्नमेंट को सहना पड़ेगा। और उसके अंदर इनको ऑलरेडी इनके पास जो कोरोना की वजह से जो हमारी मईशत के हालात हैं वो इस तरह के तो है नहीं कि ये लोग वापस आएंगे तो इनको नौकरियां यहाँ पे मिल जाएंगी। इसका सद्देबाब इनको निकालना पड़ेगा, इनको सोचना पड़ेगा, और बहरहाल मुश्किलें आएंगी और ठीक ठाक मुश्किलें आएंगी। लेकिन चीमा साहब, मुश्किलें तो इससे पहले भी कितनी बड़ी बड़ी हमारे ऊपर आई हैं। हर दौर में कोल्ड वॉर जिस वक्त चल रही थी, उस वक्त आप सोचें किस किस्म की हालात का हमें सामना था। उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए रोज बरोज पता नहीं चलता था। मीडिया भी एक पीटीवी था या अखबार छपते थे, बड़ा कंट्रोल था, नहीं तो इससे बुरे हालात का सामना था हमें उस दौर के अंदर। लेकिन हम वहां पे सुरखरू हुए, तो जिस तरह हम उस वक्त सुरखरू हुए तो आगे चल के भी हम सुरखरू होंगे। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है कि वो ईरान के साथ तो ये जो JCPOA जो जिसका जिक्र न्यूक्लियर डील का जिक्र किया अब्दुल बासित साहब ने, उसको रिन्यू करेगा, तो सर $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लेज की है चाइना ने।
तो चाइना ईरान का अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है कि बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि अमेरिका और इंडिया जो स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर हैं और उनका ये एम है कि 2021 के आखिर तक, मैं दोबारा कहता हूं 2021 के आखिर तक हर सूरत में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। और ये इसी की वजह से हमें यह हाइब्रिड वॉर और प्रॉक्सी वॉर का सामना है। अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान हमारे ऊपर जो प्रॉक्सी अटैक्स कर रहा है, और इस वक्त तो टीटीपी को दोबारा से उन्होंने आईएसएस के साथ, दाइश के साथ एक कंबाइन करके एक नए विगर के साथ उन्हें हमारे ऊपर जो ये अटैक लॉन्च करने शुरू किए हैं। तो ये सारे का सारा सिनेरियो हमें देखना पड़ेगा। तो अमेरिका के तो इंटरेस्ट में ही नहीं है कि बलूचिस्तान स्टेबल हो जाए, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिए। जी बिल्कुल। तकरीबन मैं आखिरी सवाल बासित साहब आपसे करूंगा। वो सवाल थोड़ा इस नोयत का है, आपने क्योंकि इस सवाल पे थोड़ा पहले भी बात की है, वो सवाल इस नोयत का है कि ये पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड या नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज हैं, इसमें देखा जाए तो पार्लियामेंट में कभी बात नहीं सुनी हमने। मुझे याद है यमन इशू पे थोड़ी बात हुई थी, फॉरेन पॉलिसी पे कभी हमें पॉलिटिकल पार्टीज कभी बात करते नजर ही नहीं आए। अच्छा, जो है वो फॉरेन रिलेशंस कमेटी नेशनल असेंबली की, सेनेट की, वो भी कोई खबर कभी वहां से नहीं आई, कभी कोई न्यूज से भी निकली बात निकली वहां से। मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान के अंदर ये कैसे डिबेट जो है वो जनरेट होगी? ठीक है, थिंक टैंक्स बात करेंगे, मीडिया थोड़ी बहुत बात करेगा, लेकिन जब तक पाकिस्तान की सोसाइटी, स्टेट जो है और जो अदारे हैं वो अपने आप को इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि हमें अरब वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात रिविजिट करने हैं। इसराइल को तो छोड़ें, अरब वर्ल्ड, जैसे मेजर साहब भी बात कर रहे हैं, तो ये रिविजिट की बात कैसे चलनी चाहिए और कैसे अदारे बोलेंगे? हम फायर फाइटिंग ही करेंगे हर वक्त। जी सर, ये थोड़ी सी आपने ट्रेन मिस कर दी है। मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी हो चुका है। ये डिबेट तो शुरू है, डिबेट आप देख नहीं रहे हैं, डिबेट तो हो रही है, डिबेट हो रही है। कंट्रोवर्शियल हो गए कुछ लोग ट्वीट्स करके, बट डिबेट तो शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है, आपका प्रोग्राम देख के भी डिबेट होगी। यूं ही होती है डिबेट, इसी तरह डिबेट होती है। तो डिबेट तो शुरू है सर। अब ये कहना कि इसके अंदर इदारे इन्वॉल्व नहीं है, मेरा ख्याल है इदारे एक तरीके से इन्वॉल्व है कि उन्होंने स्पेस खोल दिया है। वरना इन इश्यूज पे सोशल मीडिया का स्पेस हो या पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया का स्पेस हो, मेरा ख्याल है अगर इदारे ना चाह रहे हो तो ये डिबेट मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं थी। तो मेरा ख्याल है इतनी बात कहना काफी है। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि डिबेट तो एक तरीके से शुरू है। अब जो सऊदी अरब ने किया है, अब अलाउ मी टू यूज अ बिट ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज, उन्होंने भी फीलर छोड़ा है ना सर। उन्होंने मुलाकात करके फीलर छोड़ा है कि वो जरा बैरोमीटर से टेस्ट कर रहे हैं कि क्या सेंटीमेंट आता है। तो ये जो हमारे मुल्क में भी चला है, ये भी फीलर ही है ना सर। तो वो देख रहे हैं कि क्या रिएक्शंस आते हैं। तो मेरा ख्याल है इसी तरह डिबेट जो है वो फैसिलिटेट होती है। एक और जो बात मैं कहना चाहता हूँ, देखें बिल्कुल डिप्लोमेसी के अंदर आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल है ना। डिप्लोमेसी है कि आप एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएं, पॉलिटिक्स भी यही है। तो आप ये देखें को जरूरी तो नहीं है कि आपने दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ही देखना है, ठीक है। आप फुल रिकग्निशन जो है एक डिजोरे, खाली कोई ये तो नहीं कि वही एक तरीका है। आप जो है वो एक डाउनग्रेडेड किस्म का रिलेशनशिप शॉर्ट ऑफ फुल रिकग्निशन जो है उसको भी तो मेंटेन कर सकते हैं। ये आपके पास एक मिडल वे तो आ सकता है ना, कि आप एक जो है कैलिब्रेटेड जो है वो ग्रेजुअल अप्रोच के अंदर जो है वो लिमिटेड एंगेजमेंट, ये एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो मेरा ख्याल है रास्ते तो होते हैं, एंड पे देखना वही होगा कि विल की बात, पॉलिटिकल विल, नंबर एक पॉलिटिकल विल, ये एक डिटर्मिनेंट होगा। जो ग्राउंड का सेंटीमेंट है नंबर दो, ये भी होगा। नंबर तीन ये भी देखना होगा कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की आउटलुक है उसके अंदर जो हमारी पोजीशन है वो कंप्रोमाइज तो ना हो। अगेन हैविंग सेड ऑल ऑफ दीज, मैं यही कहूंगा ये डिबेट तो ऑन गोइंग होती है ना सर। डिबेट चलती रहनी चाहिए, करें या ना करें, आज करें या कल करें, 10 साल बाद करें, कभी भी ना करें, डिबेट आप चलाएं। डिबेट जितनी ज्यादा आप रैशनलाइज कर लेंगे, डिस्पैशनेट कर लेंगे, जितनी ज्यादा आप उसके अंदर जो है एक रैशनल थिंकिंग ले आएंगे उतना बेहतर है। आपकी एक सेंटीमेंट जो है पब्लिक की, उसके अंदर एक
एजुकेशन हो जाती है, ओपिनियन मेकिंग हो जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम। जहां तक बात रह गई कि अब होगा क्या, मेरा ख्याल है फिलहाल वो ना तो वो माहौल है और ना वो मौका है कि अभी इस तरह का कोई फैसला किया जाएगा। एटलीस्ट इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है ये तो वो फैसला नहीं ले पाएगी। कोई फ्यूचर गवर्नमेंट कुछ और तरीके का करे, आई डू नॉट नो। खान साहब नहीं कर पाएंगे, ना खान साहब को करना चाहिए। हाँ, डिबेट होती रहनी चाहिए, डिबेट हर इशू पे होनी चाहिए, और डिबेट जो है वो इमोशनल नहीं रैशनल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि इमोशनल डिबेट नहीं होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। बस ये आखिरी सवाल था मेजर साहब, आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स काइंडली देना चाहेंगे तो हम फिर इस आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इसके बाद। जी सर, मैं इसमें सबसे आखिर में इस मौजू के ऊपर यही कहना चाहूँगा कि ये डिबेट तो ठीक है, अब्दुल बासित साहब कह रहे हैं ये चलनी चाहिए बिल्कुल, और डिबेट के अंदर जज्बात नहीं लॉजिक होनी चाहिए। और आज जो हमारी डिबेट हुई है बहुत ही लॉजिकल डिबेट थी, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस चीज़ को देखना होगा कि ये इस सारी लॉजिकल डिबेट के बावजूद ये जो नई सफ बंदी है इसके फैसले जो हैं वो हो चुके हैं। अभी आगे जाके हालात किस तरह बदलेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने तजाद का जिक्र किया, जो दूसरा तजाद है कि ये नई जो सफबंदियां हो रही हैं उसके अंदर हमारी नई सफबंदी में भी जो मुल्क हैं वो तो ऑलरेडी उनको माने बैठे हैं ना, तो उसके अंदर ये डिबेट चलती रहेगी। लेकिन बहरहाल ये नई सफबंदी हो चुकी है और हमें ये जो शौक है, ये शौक वेव बर्दाश्त करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि 20 रियाल का जो नोट आया नया, उसमें आप नक्शा पाकिस्तान का देख लें तो इसका मतलब है कि फैसला हो चुका है कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। और जो पाकिस्तानियों को ट्रीटमेंट इस वक्त यूएई में की जा रही है वो सऊदी अरब के अंदर भी आगे जाके इसी तरह की ट्रीटमेंट मिलनी है जो ईरानियों के साथ होता है। आप एक्सपेक्ट करें कि यही आप लोगों के साथ होना है वहां पे, तो आप लोग अपनी तैयारी कर लें। और समझदार बंदा वही होता है जो अपनी तैयारी पहले से करके रखता है, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्किल हालात कौमों के ऊपर आते हैं और कौमें मुश्किल हालात से गुजर के ही कौमें बनती हैं। हम तो एक नौजायदा कौम है ना, अभी 70-75 साल तो कोई उम्र नहीं है। आप जब देखेंगे इन मुश्किलों से गुजरेंगे तो तब आप जेल टुगेदर करेंगे एज अ नेशन, और आप करेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। और बड़े इंटरेस्टिंग टाइम आने वाले हैं आगे चल के, क्योंकि हिंदुस्तान जो दुश्मनी पाकिस्तान और चाइना के साथ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अटैक करके पाल रहा है, उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बालिकनाइजेशन ऑफ इंडिया की सूरत में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट 8 मुख्तलिफ जो आजादी की तहरीकें इस वक्त हिंदुस्तान में चल रही हैं, जिनमें नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी है उसकी लीडरशिप ऑलरेडी चाइना में बैठी हुई है, तो आगे चल के 2022 ऑनवर्ड आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हालात में तब्दीली आना शुरू होगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और इसके साथ इजाजत लेते हैं, आज आप लोगों का पहले ही बहुत वक्त ले लिया, बहुत शुक्रिया जी। मेजर साहब आपका और अब्दुल बासित साहब आपका बहुत शुक्रिया, ये बड़ी सैर असल गुफ्तगू थी और इसको हमने बिल्कुल रैशनली आप दोनों ने इसको डिस्कस किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हमारे इस शो को देखा, बहुत शुक्रिया।